Hello everyone, welcome back to FM Adventure with the again next part of reaction mechanism. ठीक है, ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म के बहुत सारे मैकेनिज्म्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंदर कुछ 13 पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट हमारा आज का पार्ट 14, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में ये वाला मैकेनिज्म अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इसके ऊपर बेस्ड आते हैं. यानी कि अगर आप हर पेपर देख लें, हर साल का नीट जेई का पेपर देख लें अगर आप बच्चों, तो एवरी ईयर एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस इन जेई एंड 4 to 5 क्वेश्चंस इन नीट. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके अंदर में हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का काम आता है. मैंने कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको कहीं ना कहीं पर ये वाले मैकेनिज्म का काम आता है एवरी ईयर. ठीक है, हर साल जब भी हम जेई नीट के पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमें इतने यानी 2 से 3 जेई के अंदर, 4 से 5, 6 क्वेश्चन नीट के अंदर, ये तो मैं कह रही हूँ कि भाई इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो इट इज़ अपने आप में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि भाई ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये वाला मैकेनिज्म इंडिविजुअली तो पूछा जाता ही है, साथ में दूसरे मैकेनिज्म्स के साथ मिक्स एंड मर्ज करके भी पूछा जाता है. ठीक है, सो क्वेश्चंस हमने जो अब तक के देखे हैं, अब तक के मैकेनिज्म्स जो हम लोगों ने देखे हैं ना बच्चों, वो वाले मैकेनिज्म्स को और जोड़ करके हम इस वाले मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हैं. ठीक है, बट मेक श्योर आप लोगों को मैं, अगर आप लोग मेरे रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज देख रहे हो तो मैं हर बार ये बात बच्चों बता रही हूँ. देखो आज फिर से बताना चाहूँगी कि जब भी आप मेरे रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ देख रहे हो, मेक श्योर कि आपने मेरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली सीरीज़ देख रखी है, आइसोमेरिज्म वाली सीरीज़ देख रखी है. ठीक है, आइसोमेरिज्म के कुछ लेक्चर्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, कुछ चीज़ें अभी उसमें बची है वीडियोज़ के अंदर डालने के लिए, तो मैं जल्दी वो वाले वीडियोज़ को भी यहाँ पर अपडेट कर दूँगी. तो स्टीरियोमेरिज्म आपको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको बहुत अच्छे से आता हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता हो. आप लोग ये चीज़ समझ लें कि अगर आपको ये 2 टॉपिक्स नहीं आएंगे ना, तो ये एकदम जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. अगर स्पेशली अगर आप बात करें क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं बात करूं, मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं कर रही अभी, अगर मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आप लोग ये समझ लें कि आपको ये वाले टॉपिक्स, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, मीजोमेरिक इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकटायन का रीअरेंज होना, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोनायन की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी, ये वाली सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हो. ठीक है ना, उसके बाद में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये वाली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हो पहली बात. तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको आएगी तभी आपसे ये मैकेनिज्म्स जो हैं वो आपके कुछ समझ में आएंगे. अदरवाइज अगर आपने वो सब रिवाइज नहीं किया हुआ है ना बेटा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी. फिर मुझे मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है. ये एक चीज़ हो गई. और दूसरी चीज़, अभी बहुत बार जब मैं बच्चों से डिस्कस कर रही हूँ तो मुझे एक क्वेरी और ये समझ में आ रही है कि मैम जब आप समझाते हो ना तब तो सारी रिएक्शंस एकदम फटाफट समझ में आ जाती हैं. जब आप समझाते हो तब तो सारी रिएक्शंस हमारे दिमाग में एकदम घुस जाती है. अच्छा ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा. पर मैम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हम ये समझ नहीं पाते कि उन क्वेश्चंस के अंदर हमें अप्लाई क्या करना है, उन क्वेश्चंस को कैसे शुरू करना है, कैसे उसको कैसे सॉल्व करने की तरीका है, क्या है, क्या कौन सा मैकेनिज्म वहाँ पर लगेगा. ठीक है, तो बेटा हो यही रहा है. देखो फिर से मैं बताती हूँ, आप लोग यही काम कर रहे हो, है ना. अभी रिसेंटली हम लोगों ने पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट की थी, और जब हम लोगों ने पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट की तो हमें ये समझ में आया कि बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, वही कर रहे हो, रिविजन नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, मटेरियल जो है वो समय पे सॉल्व नहीं कर रहे हो. ठीक है, देखो अगर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, और अगर आपने जैसे आज मान लो किसी टॉपिक की वीडियो देखी है, और अगर आप उसका मटेरियल जो है वो आगे 3
3-4 दिन के बाद सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली देखो चीजें आपको इतनी याद तो रहेगी नहीं, ठीक है। एंड दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर बता रही हूँ, जितनी जल्दी समझ में आता है उतनी ही जल्दी दिमाग से स्लिप भी हो जाता है, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट को हम होल्ड करके रख सकते हैं, यहाँ पर चीजें डिपेंडेंट होती हैं, चीजें वहां पर भी डिपेंडेंट होती हैं, बट यहाँ पर क्या है कि आपको उसको रिवाइज करते रहना पड़ता है। सो कीप रिवाइजिंग इट प्रॉपरली और क्वेश्चंस जो हैं वो समय पर लगाएं, ठीक है। जो बच्चे नए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हमारी वीडियो को जो लोग FIM के अंदर हमारे मतलब एडमिशन वाले बच्चे नहीं, यानी जो हम लोगों के साथ यहाँ पर हमारे जो क्लासरूम क्लासेस हैं, मतलब जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है वहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, जो हमसे नए बच्चे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं यूट्यूब पे, उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि बेटा आप लोग अगर हमारे मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी PDF लिंक देने की, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि PDF लिंक हम लोग आपको यहाँ पर दे दें डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिससे आप यहाँ से ही हमारी मटेरियल को डाउनलोड कर पाएं, एक्सेस कर पाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ भी अभी फिलहाल पे करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमारे टेस्ट सीरीज भी होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होते हैं, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। आपको सिर्फ हमारी FIM की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है ना। उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर्स जो है दिख रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप उन फ़ोन नंबर्स पे आए, उन फ़ोन नंबर से मुझसे जुड़ें, सर से जुड़ें, ठीक है ना, FIM से जुड़ें और हमारे मटेरियल को फ्री में एक्सेस करें और हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को फ्री में एक्सेस करें, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज के डिस्कशन, हम लोग जितने भी टेस्ट लेते हैं मेरे बच्चों, हम सारे के सारे टेस्ट पेपर्स के डिस्कशंस भी करते हैं, जो कि FIM की ऐप के थ्रू होता है, लाइव सेशन होता है, ठीक है। तो उन सारे पेपर्स के डिस्कशन में आप रह सकते हैं, सारे डाउट्स आप लोगों के 1 to 1 आप मुझसे और सर से, बाकी लोगों से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हमारी पूरी टीम से जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस जो कॉन्टैक्ट नंबर वहां पर डिस्प्ले हो रहा है, जस्ट गो और वो नंबर डायल करें और फिर आप लोगों को हमारी टीम जो है वो रिडायरेक्ट कर देगी। इधर आप मुझसे बात कर सकते हैं या सर से बात कर पाएंगे, ठीक है। सो आप लोग इस तरीके की चीजें करें तो फिर आप FIM से जुड़ सकते हैं, हमारी मटेरियल को और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें बताना चाहूंगी आज के वीडियो में, जो कि अभी कमिंग नीट और JEE के एग्जाम्स जो अनाउंस हुई है, डेट्स जो कि आ गई हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक नया ऑनलाइन टेस्ट का प्लानर तैयार किया हुआ है, नीट वालों के लिए भी और JEE वालों के लिए भी, जो मेरे बच्चे अभी एग्जाम्स देने वाले हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो उस टेस्ट प्लानर को भी एक्सेस अगर आप करना चाह रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी हम लोगों ने काफ़ी सारे टेस्ट जो है रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग 11th के पोर्शन पे अलग से टेस्ट कंडक्ट करेंगे, 12th के पोर्शन पे अलग से टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करेंगे और कुछ 4 या 5 फुल सिलेबस टेस्ट है जो हम लोग उसके साथ कंडक्ट करने वाले हैं। हर पेपर का आप लोगों को प्रॉपर डिस्कशन हम लोग करवा के देने वाले हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी अगर आप लोग एक्सेस करना चाहते हो तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे, गो एंड कॉन्टैक्टर्स, डायल करो नंबर, आप लोग हम लोगों को कॉन्टैक्ट करो और फिर जो है हम लोग आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करेंगे थ्रू आर FIM का ऐप, ठीक है। सो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में फटाफट। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 14, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन, मज़ा आता है करने में। देखो ज़रा और बताती हूँ कि किस तरीके से इसको किया जाता है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग GOC को बढ़िया से रिवाइज करके आए हो, है ना। ये वाली चीज़ मैं समझ करके अब यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? एक जनरल रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इस तरह की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मान लो ये ऐसी एक रिएक्शन है R और यहाँ पर मेरे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है Lg। अब ये Lg की भी अलग माया है, क्या है बताती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कोई लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ
यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कोई सॉल्वेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि देखो जो भी रिएक्शन होगी वो ऑलवेज किसी मीडियम में होगी, ठीक है। बिना मीडियम के बच्चों रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। अब मीडियम भी भांति भांति के यूज होते हैं, जैसे कि हमारी केमिकल रिएक्शन है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी मीडियम में ऐसे रैंडम कोई भी आपने सॉल्वेंट ले लिया तो रिएक्शन के लिए वो फेवरेबल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि भाई हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसा आयन बन रहा है, फिर हमारी केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होने वाली है, फिर उसमें बीच बीच में किस तरह की चीज़ें बनने वाली है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सॉल्वेंट जो है हमें वैसा चाहिए होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अंदर मैंने कोई सॉल्वेंट ले रखा है। अब मैम ये कौन सा सॉल्वेंट है बताऊंगी, ठीक है, बताऊंगी कौन सा सॉल्वेंट है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन से टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उस बात पर डिपेंड करता है कि भाई ये आर क्या होगा, ये सॉल्वेंट क्या होगा। बताती हूँ, ज़रा होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये लग जाएगा RNU और ये मेरा लीविंग ग्रुप बाहर भाग जाएगा। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर लीविंग ग्रुप निकल गया, ठीक है। जब लीविंग ग्रुप निकला तो उसके सर पे एक नेगेटिव चार्ज था और उसकी जगह ले ली इस न्यूक्लियोफाइल ने। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ निकली है और दूसरी चीज़ ने उसकी जगह ले ली है। जो चीज़ निकली है उसे मैं लीविंग ग्रुप कह रही हूँ, यहाँ पर Lg रेफर्स टू लीविंग ग्रुप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा मैकेनिज्म है ये वाला, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। 2 लेक्चर ज़्यादा लगेंगे, मैं 2-4 वीडियो ज़्यादा बना लूँगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। Lg जो होता है वो हमारा लीविंग ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप निकल गया है और उसकी जगह किसी ने ले लिया है, और वो जो कोई है वो है मेरा न्यूक्लियोफाइल। सो बेसिकली Nu यहाँ पर क्या है, Nu है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ये पूरी कहानी किसी मीडियम में हुई है और वो मीडियम है मेरा सॉल्वेंट, ठीक है। सो ये हो गया मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप अगर देखोगे तो लीविंग ग्रुप के सर पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल के सर पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज वाले हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मेरा लीविंग ग्रुप है उस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी वो भी न्यूक्लियस लविंग ही है, और जो मेरा न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक किया है, जो अटैक नहीं मतलब जो कि सब्स्टिट्यूट किया है लीविंग ग्रुप को, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज हैं। एक्चुअली लीविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है, लीविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है। अब यहाँ पर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने बेघर कर दिया, ठीक है ना, और जो बेचारा बेघर हुआ है वो मेरा लीविंग ग्रुप है, और जो जाके उसकी जगह बैठ गया है वो ये है, ठीक है ना। इस चीज को हम अटैकिंग एजेंट या अटैकिंग रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने गया और लिविंग ग्रुप को बेघर किया, लिविंग न्यूक्लियोफाइल को बेघर किया, लिविंग न्यूक्लियोफाइल बाहर रह गया और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप से जाकर के जुड़ गया। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हुआ है किसका, एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल द्वारा, ठीक है। सो वी कॉल्ड इट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आप इसके नाम को तो समझ पा रहे होंगे शायद,
ठीक है, इसके नाम को तो समझ पा रहे होंगे, वी कॉल इट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया है दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। ठीक है, अब मैम कितने तरीके से हो सकता है ये, कैसे हो सकता है ये? भाई ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है और अलग अलग तरीके हैं तो नाम भी अलग अलग पड़ जाते हैं इसके। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात करूं तो देखो ज़रा अगले पेज पे बात करते हैं। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का होता है, यानी एक होता है SN1। मैम ये क्या है SN1? तो गंदा सा नाम है, बताऊंगी क्या है SN1, डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, आज बेसिकली हम उसी की बात करने वाले हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2, है ना। तीसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिक्यूलर, दैट इज SNI, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, SNAR या ARSN। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना मेरे, बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स। बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स की एक और मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ रखी है एंड दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैं करूंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन वाले। ठीक है, खैर ये तो बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आज जिसके बारे में हमें डील करनी है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 यानी कि SN1। सो बात करते हैं बहुत ही डिटेल में आज हम हमारे आज के हीरो यानी कि SN1 मैकेनिज्म के बारे में। सो फटाफट हेडिंग लिख देंगे SN1 मैकेनिज्म। नाउ what does this S, what does this N and what does this 1 mean? इस SN1 का क्या मतलब है? नाम में ही एक्चुअली सब कुछ लिखा हुआ है। देखो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, बता दिया तुम्हें, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। सो N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और इस 1 का क्या मतलब है? इस 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। इस 1 का क्या मतलब है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि का मतलब होता है एक, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल। तो क्या मैम इस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल रहने वाला है? नहीं नहीं, इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल नहीं रहने वाला, पर इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, ध्यान रखो क्या कह रही हूं, बहुत ध्यान से सुनो। इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में भांति भांति के स्टेप्स होते हैं। उसमें से एक स्टेप होता है जिसको मैं स्लोएस्ट स्टेप कहती हूँ, जिसको मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहती हूँ। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी वो स्टेप जो सबसे स्लोली होती है पूरे मैकेनिज्म के अंदर। एक्चुअली उसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है मेरे पूरे रिएक्शन का स्पीड। ठीक है, इसको मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब बताया था, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जो कि सबसे स्लो होती है पूरे मैकेनिज्म में, मान लो 3 स्टेप्स में मेरा मैकेनिज्म हो रहा है या 2 स्टेप में मेरा, टू कीप इट सिंपल 2 स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है। एक स्टेप हो रही है 10 सेकेंड में, एक स्टेप हो रही है 10 मिनट में। तो मेरे पूरे रिएक्शन को लेम कर दिया किस स्टेप ने? उस 10 मिनट वाली स्टेप ने पूरे रिएक्शन को स्लो कर दिया, पूरे रिएक्शन के रेट को स्लो कर दिया, पूरे रिएक्शन की वेलोसिटी को स्लो कर दिया। तो बेसिकली उस स्टेप जिस पर मेरे रिएक्शन का पूरा वेलोसिटी या रेट डिपेंड कर रहा है उसे मैं कहूंगी रेट डिटरमाइन करने वाली स्टेप, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल नहीं है रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पर जो हमारी स्लोएस्ट स्टेप है उसके अंदर केवल एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, या मैं ऐसा कह सकती हूं कि हमारे पूरे रिएक्शन की रेट
पूरे रिएक्शन की रेट सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हमारा रिएक्शन का जो रेट है, हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, कैसा होगा, वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर, एक ही मॉलिक्यूल यानी नंबर में नहीं, एक ही टाइप के स्पीशी पर डिपेंड करेगा। अगर पीछे जाऊं तो वो या तो इस पर डिपेंड करेगा या तो इस पर डिपेंड करेगा, दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा, इनमें से किसी एक पर ही डिपेंड करेगा। उसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज SN1? तो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये कौन से मॉलिक्यूल्स करते हैं? ठीक है, ये कौन से मॉलिक्यूल्स करते हैं? सो बेसिकली दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, ये एकदम स्पेशल रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नाउ व्हाट इज दिस अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन के ऊपर हैलोजन चिपका दो आप। ठीक है, 12th के अंदर पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें से मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है इस मैकेनिज्म के थ्रू और इसके बाद वाले मैकेनिज्म के थ्रू, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, मैक्सिमम रिएक्शन। तो ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स की फेवरेट केमिकल रिएक्शन होती है बेटा। कौन सी वाली? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और किसकी फेवरेट होती है? तो ये अल्कोहल्स, भाई क्या हो रहा है, अल्कोहल्स की भी फेवरेट होती है। ठीक है, और भी मॉलिक्यूल्स है, इट डजंट मीन कि यही लोग सिर्फ इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, नहीं, और भी लोग हैं जो इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, बट ये दो तरह के लोगों की रिएक्शन जो होती है ये फेवरेट होती है। अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा SN रिएक्शंस करना परफॉर्म करना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रही SN1, मैं कह रही हूँ SN। ठीक है, SN मतलब SN1 भी आ सकता है, SN2 भी आ सकता है, I भी आ सकता। अगर अराइल हैलाइड है तो SNAR यानी एरोमेटिक SN आ सकता है। तो अल्काइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, इन लोगों की सबसे फेवरेट रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे, है ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे, देखो बताती हूँ। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो आपको क्या करना होगा? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बढ़िया एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। देखो CH3 यहाँ पर मैंने ले लिया है, CH3, ये बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है। आप कोई भी बुक अगर खोलेंगे उसके अंदर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो सबसे पहला जो है आपको एग्जाम्पल यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो जरा देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल यानी OH- चिपका दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पानी चिपकाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट चिपकाया है, पानी। मैं क्यों सॉल्वेंट पानी चिपका रही हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। विल गेट बैक टू यू ऑन दिस पॉइंट आफ्टर अ व्हाइल। ठीक है, तब तक के आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर पानी मैंने ले लिया है, सॉल्वेंट। होगा ये कि ये मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या करेगा? अटैक करने के बाद जो ये मेरा क्लोरीन था बेचारा, इस वाले बेचारे क्लोरीन को बेघर कर देगा, यानी जो मेरा मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो CH3 CH3 यहाँ पर लगेगा OH और ये बनेगा Cl-। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन होगी। अब मैम रिएक्शन तो हो गई, पर हुई कैसे? व्हाट इज द मैकेनिज्म? क्योंकि आपने तो हमें हर रिएक्शन की मैकेनिज्म देने की आदत डाल दी है, तो अब आप इसकी भी मैकेनिज्म दो। कोई बात नहीं भाई, दे देते हैं, नॉट अ बिग डील। बहुत मजा आता है इसके मैकेनिज्म को पढ़ने में। देखो जरा बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की फटाफट। इसका मैकेनिज्म हमेशा ध्यान रखना, इसका मैकेनिज्म होता है 2 स्टेप्स में। ठीक है ना, द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि भाई द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स में होता है। जो मेरी फर्स्ट स्टेप होती है उसके अंदर
फॉर्मेशन होता है कार्बोकटायन का। कीप इन माइंड, मैं पढ़ रही हूँ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के अंदर, ठीक है, 2 स्टेप की मैकेनिज्म होगी हमेशा। दुनिया में हर SN1 रिएक्शन कोई भी कर रहा हो, 2 स्टेप की रिएक्शन होगी, 2 स्टेप में मैकेनिज्म चलेगा। जो पहला स्टेप होगा, ऑलवेज कीप इन माइंड, जो पहला स्टेप होगा वो हमेशा हमेशा कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा। इट विल ऑलवेज फॉर्म कार्बोकटायन। तो अगर मैं बात करूं कि भाई स्टेप 1 मेरी यहाँ पर कैसी होने वाली है, तो स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर होने वाला है फॉर्मेशन, ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा। तो भाई दैट कैन रीअरेंज इटसेल्फ, ऐसा कार्बोकटायन फॉर्म होगा जो कि अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। ऐसा कार्बोकटायन फॉर्म होगा जो कि अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। वी हैव टू फाइंड आउट, या वी हैव टू फॉर्म the most stable carbocation that can be formed in the given reaction, ठीक है, जो कि बन सकता है इस रिएक्शन में। हमको ऐसा सबसे स्टेबल कार्बोकटायन यहाँ पे बनाना है। हो सकता है कि ये क्लोरीन सबसे स्टेबल कटायन को जन्म ना दे, तो हमें उसकी रीअरेंजमेंट करानी होगी और आफ्टर रीअरेंजमेंट हमको उसको सबसे स्टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर फॉर्मेशन करना है कार्बोकटायन का जो कि अपने आप को रीअरेंज कर सके। और यही रिएक्शन की जो स्टेप होती है, यही स्टेप सबसे स्लो या सबसे टाइम टेकिंग होती है। तो एक्चुअली यही वाली स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है बेटा। यही वाली स्टेप कैसी होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। सो देखते हैं जरा, इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास CH3C, CH3, Cl, CH3, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड हियर, ठीक है। जब हमने इसको रिएक्ट किया या जब हमने इसको पानी में डाल रखा है यहाँ पर, सो इट विल फॉर्म अ कटायन लाइक दिस, और इस तरह की प्लेनर स्पीशी हमको मिल जाएगी बिकॉज दिस कार्बन इज sp2 कार्बन। तो ये यहाँ पर प्लेनर हो चुका है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी बना सकते हो आप लोग, या फिर कुछ लोग इसको इस तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है, एक प्लेन में बना लेते हैं। सो ये कार्बन है, ये मेरा CH3 है, ये यहाँ CH3 है, ये यहाँ CH3 है, ये P के वेकेंट ऑर्बिटल हैं, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक P जो है वो वेकेंट हो चुका है, सही है। और उसके बाद जो है वो निकल चुका है मेरा Cl माइनस, ठीक है। सो Cl माइनस यहाँ से निकल गया, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप है, इसीलिए इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। क्योंकि कोई भी रिएक्शन के अंदर जब भी कोई सबसे स्लो रिएक्शन, सबसे स्लो मैकेनिज्म के अंदर जब भी कोई स्टेप बहुत स्लो होती है तो पूरी रिएक्शन उसके कारण स्लो हो जाती है। सोचो ना, कार्बोकटायन ही नहीं बनेगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होगी, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो पूरा का पूरा रिएक्शन लेम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस वाले स्टेप के कारण। सो दिस स्टेप, यही स्टेप एक्चुअली पूरे रिएक्शन के स्पीड को या रेट को डिटरमाइन करेगी। सो वी कॉल्ड इट एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास पानी, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास कार्बोकटायन है। तो अब देखेंगे क्या होगा। अब होगा हमारा स्टेप 2, ठीक है। अब जो कार्बोकटायन है उस पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस, ओके, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक होता है, फास्ट अटैक हो जाएगा। क्यों फास्ट अटैक हो जाएगा?
क्योंकि ये जो मेरा कार्बोकटायन है बेचारा, ठीक है, ये मेरा जो कार्बोकटायन है ये है एक प्लेनर स्पीशी है, तो इसका ये वाला जो एक p ऑर्बिटल है ये खाली पड़ा हुआ है, ये इस तरीके से हमारे पास प्लेन में है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, ये जो है ये अटैक कर देगा और फास्ट अटैक करेगा एकदम, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी दनादन अटैक करेगा, ठीक है। अब फटाफट अटैक करेगा तो बात ये आती है कि मैम कार्बोकटायन तो ऐसे एक प्लेन में है, कार्बोकटायन तो प्लेन में है, ये रखा है बीच में कार्बन रखा है, ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, पहले ऐसे बता देती हूँ फिर ऐसे बता देती हूँ। कार्बोकटायन इस तरीके से एक प्लेन में है, टेबल का टॉप ले लो, ठीक है, टेबल के टॉप पे बीच में यहाँ पे हमारा कार्बन रखा हुआ है, यहाँ पे एक मिथिल, यहाँ पे एक मिथिल और यहाँ पे एक मिथिल, इस तरीके से 1 2 3 ग्रुप्स मेरे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब p ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से एम्प्टी p ऑर्बिटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, OH माइनस मेरा आएगा और OH माइनस आके उसको यहां से यूं भी जुड़ सकता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल होना है, sp3 होना है, पहले sp2 है अब sp3 हो जाएगा वो, क्योंकि चौथा बॉन्ड बन जाएगा। तो OH माइनस मेरा आके यूं यहां से भी जुड़ सकता है और OH माइनस आके यूं यहां से भी जुड़ सकता है, यानी कि दो प्रोडक्ट्स यहां पर बन सकते हैं, एक जो है वो इस तरीके से OH माइनस लगा देगा, एक जो है वो इस तरीके से OH माइनस लगा देगा, यानी कि एक जो है उसके अंदर देखोगे आप CH3 CH3 एक में यहाँ OH माइनस लग जाएगा और एक में, इसको मैं थोड़ा खसका देती हूँ यहाँ पे, तो CH3 यहाँ पे लग जाएगा CH3 और एक में OH माइनस यहाँ लग जाएगा। सो इस तरीके से है ना, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस कहाँ से, तो भाई फ्रॉम द ईदर साइड और फ्रॉम बोथ द साइड्स कह सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम, कहाँ गया भाई ये, ठीक है, फ्रॉम बोथ द साइड्स, कौन से साइड्स, तो दैट इज अबाउ एंड बिलो द प्लेन, है ना, अबाउ और बिलो द प्लेन, यानी प्लेन के आगे से भी और प्लेन के पीछे से भी, प्लेन के नीचे से भी, प्लेन के ऊपर से भी। मान लो अगर मेरा कार्बोकटायन ऐसे प्लेन में है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ऐसे बोर्ड, अगर बोर्ड के प्लेन में मेरा कार्बोकटायन है, ऐसे बोर्ड के प्लेन में कार्बोकटायन है, तो न्यूक्लियोफाइल यूं अटैक करके यहाँ से भी जुड़ सकता है, यूं अटैक करके यहाँ से भी जुड़ सकता है, यानी कि प्लेन के अबाउ भी एक न्यूक्लियोफाइल लग सकता है, प्लेन के बिलो भी न्यूक्लियोफाइल लग सकता है। सो इस तरीके से दोनों तरह के प्रोडक्ट मेरे को मिलेंगे, दैट इज अबाउ एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। सो बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है कि भाई अबाउ एंड बिलो द प्लेन हो रहा है, यानी ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनते हैं, यानी अगर ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वैसे अभी इस वाले एग्जाम्पल में तो आप देखोगे मैंने तीनों मिथिल ग्रुप ले रखे हैं, ठीक है, कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पर मान लो अगर मैं एक हाइड्रोजन ले लेती, एक मिथिल ले लेती, एक कोई और ग्रुप ले लेती, ठीक है, तो ये वाला कार्बन चिरैल कार्बन हो जाता, तब ये कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता, तब ये वाला और ये वाला जो दो उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस बनते, यानी कि वहां पर रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाता, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाता बेटा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। देखो बताती हूं, अबव एंड बिलो द प्लेन, that is it will form a DL mixture, एक DL mixture मिलता, that is racemic mixture मिल जाता। इस वाले क्वेश्चन में रेसिमिक नहीं मिलेगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में रेसिमिक इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि चिरैल कार्बन नहीं है रेसिमिक मिक्सचर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इफ चिरैल कार्बन इज प्रेजेंट, अगर चिरैल कार्बन प्रेजेंट है तो, ठीक है। देखते हैं, है ना, ये वाली जो स्टेप होती है मेरी, ये मेरी फास्ट स्टेप होती है, ठीक है। जो पहले वाली स्टेप होती है वो कैसी होती है, मेरी स्लो स्टेप होती है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे आपको दो बातें बतानी है।
पहली ये बतानी है कि ये चिरैल कार्बन वाला क्या है, लोचा है ना। उसके लिए मुझे आपके लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जिसमें मुझे चिरैल कार्बन लेना पड़ेगा। लेती हूँ वो वाला एग्जाम्पल। उससे भी पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। मैं कुछ चीजें आपको इस रिएक्शन के रेट यानी कि स्पीड को लेकर बताना चाहती हूँ, ठीक है। वो जो SN1 नाम है ना, उसको हम पूरी तरीके से यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वाई इट इज 1, वहां पे 1 क्यों आता है, वो 1 का क्या मतलब है, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा जो रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये निकल गया हमारा, क्या निकल गया, लीविंग ग्रुप निकल गया, ठीक है। लीविंग ग्रुप निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो जब कार्बोकैटायन बन गया, वो बहुत स्लोली बना है, उसने अपना पूरा टाइम लिया है, ठीक है। सो ये वाली जो स्टेप है, ठीक है, ये वाली जो स्टेप है, ये हमारी स्लोएस्ट स्टेप है, यानी कि हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जब मैं इस पूरे रिएक्शन का रेट लिखूंगी, तो पूरे रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो पूरे रिएक्शन का रेट सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करेगा, और वो कौन है, वो है हमारी ये वाली स्पीशी, ठीक है ना। एक्चुअली कार्बोकैटायन का बनना ही यहाँ पर मेन है। कार्बोकैटायन जितना फास्ट बन जाएगा, उतने जल्दी हमारी रिएक्शन हो जाएगी। कार्बोकैटायन जितना स्लोली बनेगा, उतनी स्लो हमारी रिएक्शन होगी। अच्छा, अब कार्बोकैटायन कब फास्ट बनेगा मैम, तो कार्बोकैटायन तब फास्ट बनेगा बेटा जब वो स्टेबल बनेगा। यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी रिएक्शन है, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि ये कितना स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा बना रहा है, ठीक है। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो हमारा रेट है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो बेसिकली हमारे अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। इसे मैं अल्काइल हैलाइड कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ये वाली स्पीशी ली है, हर बार तो वो नहीं रहेगा, हर बार कुछ जनरल चीज रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, मेरे जो स्लोएस्ट स्टेप है, उसके अंदर मेरा OH माइनस कहीं से भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि इस वाले स्टेप में एक्चुअली OH माइनस का कोई रोल नहीं है। OH माइनस का रोल तो तब आता है जब कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा रेट है, वो सिर्फ एक ही चीज के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और वो किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेरी अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर। और यहाँ पर इसकी स्टाइशियोमेट्री अगर आप देखोगे, तो स्टाइशियोमेट्री यहाँ पर 1 है और स्टाइशियोमेट्री 1 है, इसीलिए यहाँ पर इसकी जो ऑर्डर है, या इसकी जो क्या कहते हैं उसको, जो सर पे बैठाते हैं, पावर है, ठीक है, पावर भी उसकी वहां पर 1 है। और इससे मैं ये कह सकती हूँ कि भाई जो रेट है रिएक्शन का, तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, ना रेट ऑफ कौन सी रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन भाई, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, वो भी किस पावर से, तो रेज टू पावर 1, ठीक है, पावर 1। सर पे उसके 1 क्यों 1, क्योंकि उसकी रिएक्शन में स्टाइशियोमेट्री 1 है, ठीक है, इसीलिए वहां पर पावर में 1 लिखा हुआ है। इसीलिए मैं कह सकती हूँ सो द रिएक्शन, इसीलिए वो रिएक्शन जो है, उसको मैं यूनिमॉलिक्यूलर कहती हूँ। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये है कि जो हमारी स्लोएस्ट स्टेप है, उसके अंदर हमारा जो रिएजेंट है, या हमारा जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इज दिस, ठीक है, इस पे इसके ऊपर काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमारा जो सबस्ट्रेट है, उसकी स्टाइशियोमेट्री क्या है, उसकी स्टाइशियोमेट्री 1 है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि जो हमारा रिएक्शन है, उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल काम कर रहा है, सो द नेम इज यूनिमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल वाला ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट
के एक ही मॉलिक्यूल पर या सबस्ट्रेट एक ही स्पीशी पर, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो डिपेंड कर रही है या रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे। किसके कॉन्सेंट्रेशन पे? अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 पे। इसका मतलब क्या है मैम कि अगर डब्बे में, इसका मतलब ये है कि डब्बे में मैं अगर अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती रहूंगी तो रिएक्शन फास्ट होता जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। अगर मैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बढ़ाती रहूंगी तो रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि भाई रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करता किस पर? ऑन कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन? ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप न्यूक्लियोफाइल की कम लो कॉन्सेंट्रेशन, आप पिद्दी सा न्यूक्लियोफाइल ले लो या आप ज्यादा न्यूक्लियोफाइल ले लो, कितना भी ले लो, उसके अमाउंट पर या उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर बिल्कुल भी SN1 की रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करेगी। हाँ लोगे ही नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं, लेना है बट कम क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी SN1 आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। सो रेट ऑफ SN1 डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। SN1 कैन प्रोसीड, वो चल सकती है इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अगर कम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तभी भी SN1 चल सकती है। क्यों? क्योंकि रेट जो है, बिकॉज रेट जो है, रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, RX कहते हैं अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड की पावर 1 पे। इसका मतलब मैम अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दूं तो क्या रेट 3 गुना बढ़ जाएगा? हाँ बिल्कुल। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 10 गुना बढ़ा दूं तो क्या रिएक्शन 10 गुना फास्ट हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा अगर न्यूक्लियोफाइल को 10 गुना बढ़ा दूं तो क्या रिएक्शन 10 गुना फास्ट होगी? नहीं। क्यों? न्यूक्लियोफाइल कितना भी रखो क्या फर्क पड़ता है, रेट डिपेंड ही नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर, रेट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पीशी पर। सो वी कॉल्ड इट एज अ यूनिमॉलिक्यूलर। और वो एक स्पीशी कौन है? वो एक स्पीशी है हमारा मेन हीरो, कौन? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, ये समझ लो। सो ये कहानी हो गई, ठीक है। और कुछ बताने वाली थी, चलते हैं जरा पीछे। क्या बताने वाली थी मैं? और यहाँ पे रेट के बारे में मैंने बता दिया। ओके ओके ओके। हाँ अब मैं आप लोगों को एक बढ़िया एग्जांपल करवाने वाली थी, वो रेसिमाइजेशन वाली कहानी बताने वाली थी, जो मैंने तुम्हें कहा था कि देखो OH यहाँ आगे से भी लग जाएगा, पीछे से भी लग जाएगा, OH वाली 2 स्पीशीज यहाँ पर बन जाएगी। और अगर ये कार्बन मेरा चिराल होता है सो वी विल बी गेटिंग अ रेसिमिक मिक्सचर। बट बहुत सारी बुक्स में गवारपन किया हुआ है, बहुत सारी बुक्स में ये बताया हुआ है कि भाई 100% रेसिमाइजेशन होता है, 100% रेसिमाइजेशन होता है। बट आई कैन प्रूव कि भाई 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता। कुछ बढ़िया स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहां पर भी ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है। सो बात करेंगे हम ये रेसिमाइजेशन वाला क्या झोल है उस पर, ठीक है। उसके लिए आई हैव टू टेक अ बढ़िया एग्जाम्पल। सो चलते हैं आगे, अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखो लेते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल। चिराल कार्बन यहाँ पर मुझे लेना होगा, तो बता दो क्या ले लूँ। एक तो हाइड्रोजन ले लेती हूँ, ठीक है, एक क्लोरीन ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या ले लूँ? चलो बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन ले लिया, नहीं यार ऐसे मज़ा नहीं आता, बेंजीन बनाया जाए। अरे 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 ओके, बड़ा प्यारा सा बेंजीन, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर ले लिया है मैंने CH3, और हाँ ठीक है CH3 ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह का मेरा कुछ स्पीशी है। साथ में ले लेते हैं पानी, ओके। पानी विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, हाँ ठीक है पानी ले लेते हैं, है ना। या पहले टू कीप इट सिंपल
पहले ले लेते हैं OH माइनस और पानी ले लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। ये पानी सॉल्वेंट की भी बड़ी कहानी है, बताऊंगी अभी। पहले इस रिएक्शन को कर लेते हैं। क्या होगा, देखो मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म फिर वही होगा, मैकेनिज्म होगा 2 स्टेप में, ठीक है। ब्लू से मैं हो गई हूँ बोर, लेते हैं रेड, थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो इसको करते हैं थोड़ा पतला। ओके, बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म होगी 2 स्टेप्स में। अभी तक लोगों ने कर लेना चाहिए था स्टेप 1, ठीक है। चलो करते हैं। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है? स्टेप 1 के अंदर होता है भाई फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? क्या बनने वाला है? चाय बनेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, कार्बोकैटायन बनेगा, चाय थोड़ी बनेगी, ठीक है। सो कार्बोकैटायन बनाते हैं। देखो कार्बोकैटायन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये लगा दिया मिथाइल और ये लगा दिया कार्बन, ये लगा दिया बेंजीन, ये लगा दिया हाइड्रोजन, यार हाइड्रोजन यहाँ लगाया था, ठीक है। ये लगा दिया मिथिल, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, है ना। इसको आप फिशर प्रोजेक्शन की तरह भी रख सकते हो। फिशर प्रोजेक्शन की तरह कैसे रख सकते हो? तो भाई बीच वाला कार्बन चिरेल है ना मेरा, तो फिशर प्रोजेक्शन की तरह भी रख सकती हूँ, ठीक है। अगर फिशर प्रोजेक्शन की तरह रखना चाहूँ तो मैं RS निकाल सकती हूँ, उसका रेक्टस सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन निकाला जा सकता है ना। तो उसके लिए आपको CIP रूल्स पता होने चाहिए, उसके लिए आपको आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए, उसके लिए आपको आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं CIP रूल्स के बारे में बात कर लेती हूँ और CIP रूल्स के हिसाब से इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेती हूँ, है ना। सो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसका नंबरिंग करेंगे हम। तो फर्स्ट इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा। सो 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3 और मैं यूं घूमी हूँ, यानी मैं 12 से 9, 9 से 6, यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी आना चाहिए मेरा S पर। मेरा हाइड्रोजन तो इधर है तो आएगा मेरा R, ठीक है। R कॉन्फ़िगरेशन इसका है, मेरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R है। बढ़िया शॉर्टकट के साथ सिखाया हुआ है ये मेरे बच्चों को, बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक इसके लिए मैंने आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। गो एंड रिवाइज आइसोमेरिज्म फर्स्ट, रेक्टस सिनिस्टर, तब ये चमकेगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में? क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? होगा लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। लीविंग ग्रुप यानी मेरा क्लोरीन निकल जाएगा, विच विल गिव राइज टू अ कार्बोकैटायन, अ प्लेनर कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बन, कार्बन में लग गया हाइड्रोजन, यहाँ लग गया मिथिल, यहाँ लग गया फिनिल ग्रुप, ये मेरा वेकेंट पी और वाइटल है, ठीक है। और मेरा निकल चुका है Cl माइनस इधर, ओके। अब क्या होगा स्टेप 2 में? क्या होगा? दिस इज माई RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट ओनली डिपेंड्स ऑन दिस स्पीशी, ठीक है। सो अब ये होगा स्टेप 2 के अंदर। अगर मैं स्टेप 2 देखूं तो स्टेप 2 के अंदर होगा अटैक। किसका अटैक? चाइना का? चाइना का अटैक? नहीं नहीं नहीं। इंडिया का अटैक? नहीं नहीं नहीं। किसका? अरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, अटैक ऑफ OH माइनस, ठीक है। सो देखो जरा, अटैक ऑफ OH माइनस करवाते हैं। HC प्लेनर, ये लग गया बेंजीन, ये लग गया CH3, ये लग गया ये, ठीक है। अब ये जो OH माइनस है, ध्यान से देखना, इसको ज़रा मैं ऊपर ले लेती हूँ यहाँ, ठीक है। तब आप और बेटर देख पाओगे, समझ पाओगे, ओके। सो अब ये जो OH माइनस है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास ये भी P वेकेंट है, ये भी P वेकेंट है। अगर मैं ज़्यादा अच्छे से इसको बनाऊँ तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है। ज़रा देखो यहाँ पर ये ऊपर एक मतलब P जो है हमारा, P और वाइटल जो है वो वेकेंट है, ठीक है। सो प्लेनर स्पीशी कुछ ऐसी है, OH माइनस जो है वो ऐसे भी आकर जुड़ सकता है, ऐसे भी आकर जुड़ सकता है, ठीक है। तो जब OH माइनस आया जुड़ने के लिए, तब क्या हुआ होगा देखो, ठीक है। जब OH माइनस आया जुड़ने के लिए तो हुआ ये होगा कि OH माइनस आके यहाँ पे जुड़ा होगा और यहाँ पर कैसे स्पीशी बनी होगी? यहाँ पर बनी होगी CH3, यहाँ पर बनी होगी फिनिल, यहाँ पर बनी होगी फिनिल और यहाँ पे लगा होगा एक क्लोरीन, या फिर ये कुछ इस तरीके से बना होगा, यहाँ पर लगा होगा दूसरा क्लोरीन। पर मैं क्लोरीन क्यों लगा रही हूँ? मुझे तो OH लगाना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लगा होगा एक OH, यहाँ पे लगा होगा एक OH, ठीक है। इस तरह की स्पीशी बनी होगी। अगर मैं इसको ऐसे ही फॉर्म में लिखूं, यानी मैं अगर इसको
क्या कहते हैं, फिशर के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि बेटा देखो ये मेरा कार्बन है, यहाँ पे मेरा फिनिल है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरा मिथाइल है। बेसिकली ये उल्टा होना चाहिए, ठीक है, वो लॉज रूल्स ऑफ फिशर के हिसाब से, पर ठीक है मैंने इस तरीके से बना दिया है ना। मैं सिर्फ बताना चाह रही थी रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसको, क्लोरीन नहीं, मैं क्लोरीन क्यों लगा रही हूँ, OH यहाँ पे लगेगा, ठीक है, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि जहाँ से क्लोरीन निकला है, जहाँ से क्लोरीन निकला है OH उसके ऑपोजिट साइड पे लग जाए। देखो यहाँ पर क्लोरीन को मैंने यहाँ से निकाला था, ठीक है, क्लोरीन को मैंने यहाँ से निकाला तो मैं यहाँ पर कार्बोकटायन बना सकती थी, यहाँ पर मैंने कार्बोकटायन बना दिया, ठीक है। इस कार्बोकटायन को मैंने यूं प्लेनर बनाया है। अब मैं इस कार्बोकटायन को देखो थोड़ा इस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लगा रखा है बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथिल, तो ये इस तरीके से प्लेनर कार्बोकटायन बन गया, Cl वहां से निकल गया, ठीक है। अब ये जो मेरा प्लेनर कार्बोकटायन है, ठीक है, थोड़ा बेटर और समझाने के लिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। बनेगा तो एक्चुअली ज्योमेट्री तो वैसी ही होगी जैसी अभी बनाई थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से लगा फिनल, ये हाइड्रोजन, ये CH3। अब ये प्लेनर है, ठीक है, प्लेनर है तो OH जो है, OH वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और OH मेरा इधर साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। जब मेरा OH यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है, तो ये बनेगा, इसको मैं X% बन गया बोल देती हूँ कुछ, ठीक है। और जब OH जो है वो मेरा बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बनेगा, मान लेते हैं इसको कि कुछ Y% ये बन चुका है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये एक्चुअली एक दूसरे के मिरर इमेजेस बने हैं, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस बने हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसका, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन R निकला था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करूँ तो चलो जरा निकालते हैं, देखो है ना, इन सभी में इसको फिर से 1 मिलेगा, इसको फिर से 2 मिलेगा, इसको फिर से 3 मिलेगा, तो 1 से 2 से 3 यानी कि फिर से जाएगा 12, 9, 6 नहीं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है S पर हाइड्रोजन यहाँ है इसीलिए हो जाएगा R, ये इसका ऑपोजिट है तो डेफिनेटली हो जाएगा S। यानी आप देख पाएंगे R की मिरर इमेज हमेशा S होती है और S की मिरर इमेज हमेशा R होती है, ठीक है। सो जब मेरे पास ऊपर वाली स्पीशी के ये 2 प्रोडक्ट बन गए तो मैं ये कहूंगी कि मेरे पास डब्बे के अंदर 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव तो हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से वाले? सो बेसिकली दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। इनके लिए एक स्पेशल टर्म मैंने आप लोगों को बता रखा है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जिनको मैं इनैंशियोमर्स कहती हूँ, ठीक है। क्या कहती हूँ मैं? इनैंशियोमर्स। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिल चुका है जब भी मैंने SN1 रिएक्शन किया, और अगर जिरैल कार्बन के साथ किया तो मुझको रेसिमिक मिक्सचर मिल चुका है। सो वी हैव गॉट अ रेसिमिक मिक्सचर हियर, ठीक है। बट रेसिमिक मिक्सचर मिला तो है, पर ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, कि 100% रेसिमाइजेशन नहीं हुआ है। मैम ये क्या है 100% रेसिमाइजेशन? समझ में नहीं आया। 100% रेसिमाइजेशन का मतलब होता है कि जितना ये मिलेगा उतना ही ये मिलेगा। 100% रेसिमाइजेशन, 100% रेसिमाइजेशन का मतलब x = y, पर ये नहीं होता है। यहाँ पर कुछ कुछ बुक्स में ये गवारपन किया हुआ है, समझ लो 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। क्यों नहीं होता मैम 100% रेसिमाइजेशन? देखो बताती हूँ जरा। इसको हम ऊपर लिखते हैं, हमारा जो ये जो हमने रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, इसके प्रोडक्ट में हम लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट बने हुए हैं। ये हमने यहाँ पर बेंजीन लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, मिथिल यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाया OH, एक ये बन गया, ठीक है। इसको मैंने X% बोल रखा है, और एक ये बन गया मेरा OH, यहाँ फिर लग गया मेरा फिनल, यहाँ लग गया मिथिल, और यहाँ लगा H, इसको मैंने Y% बोल रखा है, ठीक है। देखो Cl जहाँ से निकला OH वहीं लगा, ठीक है।
जहां से Cl निकला OH वही लगा, ये मेरा होता है R, ये मेरा होता है S, तो R का बना R, ठीक है, R से बना R। जब R से R बनेगा, तो जब R रिएक्टेंट से R वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, तो इस चीज को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिटेंशन होना, स्ट्रक्चर का रिटेंशन होना। रिटेंशन का मतलब क्या? रिटेंशन का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आपने रिएक्टेंट में लिया हुआ है, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने रिएक्टेंट में लिया हुआ है, एग्जैक्टली वही कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोडक्ट में भी मिला है। तो मैंने अगर R रिएक्टेंट में लिया हुआ है, तो मुझे प्रोडक्ट में भी क्या मिला है? R, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जाऊंगी कि रिटेंशन हो गया है, और साथ में मुझे R से क्या मिला है? देखो S, R से मुझे मिला है S, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, ठीक है। सो जब मुझे R से S मिलता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इन्वर्जन होना, ठीक है। क्या कहते हैं? इन्वर्जन होना। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर दोनों चीजें हुई है, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊं और जरा विस्तार में बताऊं, तो देखो जरा, मैंने ये वाला रिएक्टेंट कुछ इस तरीके से लिया हुआ था, और इस तरीके के रिएक्टेंट को जब मैंने OH माइनस के साथ रिएक्ट किया, तो मुझे दो प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, ठीक है। मुझे कौन से दो प्रोडक्ट मिले हैं? जस्ट लेट मी चेक कि सब बराबर चल रहा है या नहीं। हाँ, चल तो वैसे बराबर रहा है, और काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, कुछ 54 समथिंग मिनट्स का हो गया है, बट ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगा बेटा, क्योंकि SN1 रिएक्शन है और बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी तुम्हें बतानी है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ OH माइनस जो है, OH माइनस से मुझे यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल गए हैं, ठीक है। एक तो मेरा रिटेंशन हुआ है, एक तो मेरे स्ट्रक्चर का रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन हुआ है मतलब जहाँ से Cl निकला है वहीं पे OH लगा है, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। यानी अगर ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन R था, तो ये भी R मिला है, R का R मिला है, ठीक है। और दूसरा मेरे स्ट्रक्चर का इन्वर्जन हुआ है, यानी कि जहाँ से Cl निकला है उसके ऑपोजिट साइड पे OH लगा हुआ है, ठीक है। यानी मुझे R से क्या मिल चुका है? S। तो अगर ये मुझे X परसेंटेज मिला है और ये मुझे Y परसेंटेज मिला है, तो हमेशा याद रखना कि Y परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगा X परसेंटेज से। यानी मैं हमेशा ये कह सकती हूँ कि इन्वर्जन, स्ट्रक्चर का इन्वर्जन ज़्यादा होगा स्ट्रक्चर के रिटेंशन से। यानी न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब ये है, देखो, ठीक है, ये मेरा ये वाले पोर्शन से मेरा Cl निकल रहा है, ठीक है, ये वाले पोर्शन से Cl निकल रहा है, निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। OH माइनस यहाँ जहाँ से Cl निकला है वहां से भी आके अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी आके अटैक कर सकता है। फिर भी OH माइनस के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को पसंद आएगा कि वो बैक साइड से अटैक करें। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई जब Cl माइनस यहाँ से निकला, तो यहाँ पर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज आ गया Cl के पास, तो दोनों चार्ज विषी हैं, तो Cl माइनस कहीं ना कहीं घूमता रहेगा वहीं उसके आसपास ही। तो OH माइनस को उस जगह से आने में जहाँ से Cl माइनस निकला है और जहाँ अभी भी वो मंडरा रहा है पागल होकर कार्बोकैटायन के लिए, वहाँ साइड से अटैक करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना भाई। Cl माइनस यहाँ ऑलरेडी घूम रहा है, ठीक है, ये हमारा कार्बोकैटायन है। OH माइनस जब आना चाहेगा तो Cl माइनस उसको हिंडर करके भगाएगा, तो OH माइनस क्या करेगा? दूसरा जुगाड़ करेगा, OH माइनस पीछे के रास्ते से आएगा, OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, ज्यादा से ज्यादा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला भी बनेगा बट कम क्वांटिटी में बनेगा। सो जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या ये पूरी तरीके से इसको मार पाएगा? देखो, इसके ऑप्टिकल रोटेशन को ये मारेगा और इसके ऑप्टिकल रोटेशन को ये मारेगा, क्योंकि दोनों मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। पर अगर दोनों 100% इक्वल क्वांटिटी में होते तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाती, पर दोनों सेम क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है। ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगी। क्या मुझे 100% रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूं कि भाई 100% रेसिमाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, नहीं होने वाला, ठीक है ना, नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इन्वर्जन होगा और रिटेंशन थोड़ा
कम होगा। ठीक है, सो ये मुझे बतानी थी आप लोगों को बात कि जब मैं SN1 रिएक्शन करती हूँ तो SN1 रिएक्शन करने के वक्त, ठीक है, दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक इन्वर्टेड एक रिटेंटेड। इन्वर्टेड ज़्यादा मिलता है, रिटेंटेड कम मिलता है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे करेंगे हम, ठीक है ना, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर और भी एग्जाम्पल्स करेंगे हम। तो देखते हैं क्या है। जैसे मान लो इस तरीके का कुछ है, फिर ले लेते हैं एक बेंजीन, फिर एक कार्बन ले लेते हैं, यहाँ मिथाइल ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं क्लोरीन, यहाँ लगाते हैं हाइड्रोजन, यहाँ लगाते हैं मिथाइल। ओके ब्रो, और साथ में ले लेते हैं यहाँ पर वही अपना फेवरेट OH माइनस। ठीक है, इनको भी चेंज करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ, फटाफट सॉल्व करो इसको, पॉज करो वीडियो को। ठीक है, क्या करोगे तो सबसे पहले स्टेप वन में सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप वन में सबसे पहले फॉर्मेशन करोगे, किसका फॉर्मेशन करोगे, कार्बोकैटायन का। ठीक है, तो फटाफट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करो, तुम पॉज करो, मैं यहाँ करती हूँ, है ना। कुछ इस तरीके की चीज़ होगी। Cl जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको PH ही लिख दूँ क्या, चलो ठीक है, बेंजीन बना लेते हैं, कार्बन CH3H, हियर इट इज H पॉजिटिव चार्ज CH3, ओके। और Cl माइनस जो है वो मेरा निकल चुका है, मैं माइनस Cl बोल देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैम ये जो कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे 2 डिग्री दिख रहा है, अगर मैं इसको कुछ जुगाड़ करके यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये यहाँ देखो 1 2 3 डिग्री भी हो जाएगा और फिनाइल के बाजू में है तो बेंजाइलिक भी हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन भी होता है और रीअरेंजमेंट भी होती है, तो करवा दो, फॉर्मेशन भी करवा लो, रीअरेंजमेंट भी करवा लो। कैसे करवाओगे भाई फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंजमेंट, तो करवा लो 1,2 क्या करवाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाओ। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे यू विल बी गेटिंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये पड़ोसी का हाइड्रोजन, ये CH3, दिस कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन, सो ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, अब क्या होगा स्टेप 2 में, क्या होगा स्टेप 2 में, क्या होगा देखेंगे जरा। स्टेप 2 में होगा अटैक, किसका अटैक, तो अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा लो। कैसा अटैक करवाओगे, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे बन गया है CH3, यहाँ पे बन गया है पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया CH3, अटैक करवाओ OH माइनस का। ठीक है, करवा लिया भाई। क्या बनेगा, फिर वही कार्बन चिरैल है, तो कार्बन चिरैल है तो DL मिक्सचर बनेगा। ठीक है, किसका DL मिक्सचर बनेगा, तो DL मिक्सचर बनेगा इस रिएक्टेंट, इस प्रोडक्ट का। ठीक है, इसको अगर मैं क्या कह रहे हैं फिशर में लिखूं तो मैं फिशर में भी लिख सकती हूँ या नॉर्मल में भी लिख सकती हूँ इस तरीके से। कार्बन यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे लग जाएगा OH, इसको मैं लिख देती हूँ CH2CH3। ठीक है, इसको अगर मैं फिशर में बनाने जाऊँ तो ध्यान देना, इसको मैं फिशर में बनाने जाऊँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ। यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ कि इसका DL बनेगा, दिस कार्बन इज चिरैल। ठीक है, चिरैल कार्बन है तो वो जंक्शन पे बनेगा, यहाँ पे ये बन गया मेरा चिरैल कार्बन, ओ ये बन गया मेरा चिरैल कार्बन, ये वाला। ठीक है, इसके बाद कार्बन चेन जो है वो कुछ ऐसे होती है, तो कार्बन चेन जो है वो पहले तो यहाँ पर लगना है एक CH3, एक OH, एक फिनिल और एक CH2CH3, तो जोड़ दो। ठीक है, एक बार OH यहाँ जोड़ दो और एक बार फिनिल यहाँ जोड़ दो, CH3 यहाँ जोड़ दो, या व्हाटएवर CH3 यहाँ जोड़ दो और CH2CH3 यहाँ जोड़ दो और फिनिल यहाँ जोड़ दो। ठीक है, एक ये तरीका हो गया।
और एक हो गया इसी का मिरर इमेज, OH यहाँ जोड़ दो, फिनिल यहाँ जोड़ दो, CH3 यहाँ जोड़ दो और C2H5 यहाँ जोड़ दो। ये मैंने बनाया है फिशर प्रोजेक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग कि कार्बन चेन जो है वो खड़े में होनी चाहिए, यानी इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे मेरी कार्बन चेन लाई करनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से मेरे दो प्रोडक्ट बनेंगे, DL बनेगा, एक प्रोडक्ट जो है वो रिटेंटेड होगा, एक प्रोडक्ट इन्वर्टेड होगा, बिकॉज आई एम हैविंग कार्बन चिराल वाला यहाँ पर, ठीक है। एक प्रोडक्ट रिटेंटेड, एक प्रोडक्ट इन्वर्टेड। सो ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कैंसिल होगी, बट 100% कैंसिल नहीं होगी, यानी कि 100% रेसमाइजेशन नहीं होगा। सो इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। अब कौन कौन सी बातें हैं जिन पर SN1 रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है, कौन कौन सी बातों पर रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है, बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो ध्यान रखो। आपको जब SN1 रिएक्शन के बारे में बात होती है, ठीक है, और जब हमको उसको कंपेयर करना होता है किसी दूसरे रिएक्शन के साथ, मान लो आपको दो चीज़ें दे दी और आपको बोला कि बताओ किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा, तो यही फैक्टर्स एक्चुअली होते हैं जो कि आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। सो कीप वॉचिंग, बहुत इंटेंसली वॉच करो, लास्ट तक वॉच करो, जिससे कि आप ये पूरी तरीके से समझ पाओ कि कब SN1 होगा, किन कंडीशंस में SN2 होगा, ठीक है, कैसे कैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड आगे करेंगे। सो फटाफट हेडिंग लगाते हैं, फैक्टर्स डिपेंड्स, या क्या कह सकते हैं, फैक्टर्स ऑन विच SN1 रिएक्शन डिपेंड्स, या फैक्टर्स डिपेंड्स नहीं करना चाहिए यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बोल सकते हैं उसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारी SN1 रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन पे SN1 रिएक्शन हमारी डिपेंड करती है। तो मुझे बताओ सबसे पहले SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर मैं पीछे जाऊं पूरी तरह SN1 रिएक्शन पे, यहाँ पर अगर मैं जाऊं या यहाँ पर अगर मैं आऊं, यहाँ भी नहीं, कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरा रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है। मेरा रिएक्शन देखो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले मेरा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इस बात पर, यानी मेरे अल्काइल हैलाइड पर। अल्काइल हैलाइड पर यानी क्या, अल्काइल हैलाइड यानी वो चीज़, वो सबस्ट्रेट जो कि जिस पे कि पूरा जो है कारनामा हम लोग कर रहे हैं, जिसके ऊपर सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो SN1 मेरा इस बात पे, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मेरे सबस्ट्रेट पे, मेरे अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, SN1 इस पे भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। आपने बोला था कि मैम रेट तो डिपेंड ही नहीं करता, भाई रेट नहीं डिपेंड करता, ठीक है, बट न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर रहा है तो वो भी ताकतवर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, ये क्लोरीन यहाँ से छोड़ के निकला है, तो क्या कोई भी एरा गैरा छोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। क्या OH में यहाँ लगा देती और क्लोरीन यहाँ निकाल देती बाहर, तो क्या क्लोरीन अटैक कर पाता, क्या OH बाहर निकल पाता? तब क्या उल्टी कंडीशंस में रिएक्शन होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती बताती हूँ। यो एक्चुअली ये Cl भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, यानी हमारा लीविंग ग्रुप जो है वो भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फिर ये हमारा जो पानी, हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। टेम्परेचर भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन क्या क्या कहानी यहाँ पे कर रहा है, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा SN1 डिपेंड करता है, ठीक है। सो बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। नंबर 1 हमारा जो क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड है ना, यानी हमारा अल्काइल हैलाइड जो है उस पर डिपेंड करता है। अल्काइल हैलाइड, या मैं कह सकती हूँ सबस्ट्रेट, ठीक है। अल्काइल हैलाइड नहीं कहना चाहिए इसको, ज़्यादा बेटर हम ऐसा कह सकते हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड या नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जिस पर सारी रिएक्शन हो रही है उसके नेचर पर चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन जो होता है वो अल्काइल हैलाइड ही करता है, इसी पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, और वही रिएक्शन का जो हमारा स्टेप है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। सो मैं इससे कह सकती हूँ सिंपल कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पर हमारा रेट जो है वो डिपेंड करता है। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई स्टेबल कार्बोकटायन या स्पीशीज विद स्टेबल कार्बोकटायन, स्पीशीज जो ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं या सबस्ट्रेट
फॉर्मिंग स्टेबल कार्बोकटायन, ऐसे सबस्ट्रेट जो कि स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, स्टेबल कार्बोकटायन हैव हाई रेट ऑफ रिएक्शन, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, यानी जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मैं सिंपल ये वाली कह सकती हूँ बात कि जितना स्टेबल हमारा कटायन बनेगा, हमारा रिएक्शन उतना ही स्टेबल, उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि कटायन जो है, ठीक है, वो ही बनना सबसे क्रूशियल स्टेप होती है, सबसे फर्स्ट स्टेप होती है, सबसे स्लो स्टेप होती है। तो कटायन जितना स्टेबल बनेगा उतना फास्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी अगर मैं ऐसा एक एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये एक मेरे पास कटायन यहाँ पर बन रहा है,